नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक बार फिर आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो, और ये वीडियो बना रहे हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पिछले काफ़ी टाइम से नए क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो पूछ रहे हैं हमसे, और वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। जैसे कि जेवर एयरपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और क्या मार्केट एयरपोर्ट के लॉन्च के बाद नीचे चली जाएगी, और क्या अभी मार्केट डाउन है, और क्या रहेगा एयरपोर्ट के लॉन्च के बाद, और इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट और शुड वी वेट फॉर सम टाइम्स टू इन्वेस्ट फर्दर, और what will be the price of the plots after airport launch, and इसी टाइप का क्वेश्चन व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 1 2 3 और 4 और 5 years। और एक और क्वेश्चन है हमारा कि कैन आई डू ट्रेडिंग, कैन आई इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कैन आई इन्वेस्ट फॉर अ 3 months और 6 months। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और और भी हम क्वेश्चंस आज के इसमें कवर कर रहे हैं। शुड आई इन्वेस्ट इन रजिस्टर्ड, or why should I invest in unregistered? So what are the advantage in investing unregistered? अभी तक unregistered की disadvantage हैं, but what are the advantage if I go for unregistered plots? And whether I should buy 7% plots, and if 7%, then unregistered or registered? और इसके साथ ही what is the best size to buy, and should I wait for next scheme? Or what size I should apply in a scheme, and why we are recommending for resale, what are the benefits and disadvantage of resale? उसके साथ ही what is the current resale price, or why price for 300 500 1000 2000 and 4000 square meter is almost same, there is no difference whether it is the 300 square meter plot or if it is a 4000 square meter plot. So what is the reason on Yamuna Expressway? Generally what happens when size increase, the price should come down, but it's not the case on Yamuna Expressway. तो इन सभी सवालों का जवाब हम लेकर आएंगे, और लास्ट में हम थोड़ा सा कवर करेंगे 300 स्क्वायर मीटर और 500 स्क्वायर मीटर। दीज आर द टू हॉट ऑप्शंस ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, सो विच वन इज द बेस्ट? तो इनको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बेनिफिट्स हैं, एक तो आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ के कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते होंगे, सेल करना चाहते होंगे, परचेज करना चाहते होंगे। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यू हैव, यू विल टेक गुड डिसीजन। दूसरा, आप हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, दे अप्रिशिएट एंड दे कीप आस्किंग नया वीडियो कब आ रहा है। तो आपको हमारे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके फीड्स में हमारे वीडियोस अपने आप अपीयर होते रहेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको अपने आप हमारे वीडियोस दिख जाएंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेवर एयरपोर्ट। तो काफ़ी सारे जो मेरी कॉल्स होती हैं हमारे क्लाइंट से, उनको सेम जवाब देता हूँ। तो आई थॉट कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं। 3 वर्जन पहले बनाए रखे हैं हमने, और ये 4th वर्जन है। जस्ट ये जो वीडियो है ये जनवरी एंड का है, और अभी लगभग 17 अप्रैल की डेट ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है। जेवर एयरपोर्ट की माइक्रो लेवल की प्लानिंग चल रही है। अभी डे बिफोर यस्टरडे वी आल्सो हैड एन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया वेयर वी हैव सीन लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड। टर्मिनल का काम कंप्लीट हो गया है, और रनवे का काम कंप्लीट हो गया है, पार्किंग एरियाज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जो एरोप्लेन की पार्किंग एरियाज, बैगेज सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग है, और जो भी हमारी विश्वसनीय सूत्रों से हमारी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है, एयरपोर्ट पे काम करने वाले अधिकारियों से, इन सब से हमारी जानकारी रहती है, बात होती रहती है। वी गॉट इनपुट्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो वो बता रहे हैं कि भाई जो डेट फिक्स हो गई है, टिकट बुकिंग्स विल स्टार्ट इन फरवरी, probably in mid of the February or last of the February. We will shortly let everyone know about it. और जो टिकट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो वंस दे बुक टिकट तो वो फ्लाइट कंफर्म है, और फर्स्ट डे भी बहुत सारी फ्लाइट्स जाएंगी इसमें। तो पहला क्वेश्चन कवर करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेवर एयरपोर्ट। ये सभी को पता है कि जेवर एयरपोर्ट लॉन्च होने के बाद प्राइस में एप्रिसिएशन होगा। कितना होगा,
इट इज नॉट कंफर्म्ड येट, क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि प्राइस ऑलरेडी एप्रिशिएटेड है, काफी प्राइस बढ़ चुके हैं। तो फिर भी प्राइस एप्रिसिएशन होगा जेवर एयरपोर्ट लॉन्च होने के बाद। और अगर कोई मेरे से पूछे तो आई एक्सपेक्ट इट विल बी 10 टू इट कुड बी 10 to 20% एटलीस्ट, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वी नेवर नो। इन पास्ट में समटाइम्स प्राइस एप्रिसिएशन वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, ये आपने देखा है यमुना के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब जेवर एयरपोर्ट का लॉन्च हो जाएगा तो मार्केट क्या नीचे चली जाएगी? तो मेरे अपने एनालिसिस है, तो वो ये कहते हैं, और हमारे एनालिसिस में क्या डिफरेंस है मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि हर एक आदमी के अपने यूनिक एनालिसिस होते हैं, हर एक आदमी अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। बट साइंटिफिकली जो लोग जिस एरिया में काम करते हैं दे कंसिडर लॉट ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं और आई एम अवेयर ऑफ 1 or 2 फैक्टर्स, देन आई माई डिसीजन में बी लाइक अ गैम्बल। भाई मैं 2 ऑप्शन ही कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 फैक्टर्स, और 10 फैक्टर्स को टेबल पे रख कर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, इट कुड बी लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इट कुड बी लाइक रीसेल मार्केट, सप्लाई ऑफ प्लॉट्स, इन्वेंट्रीज, ये सारे। तो जितने हम क्या है कि जैसे हम रियल एस्टेट में हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स, पूरे दिन हम इसमें रहते हैं, चर्चा करते हैं। तो द ओनली डिफरेंस इज वी आर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड वी डू एनालिसिस। हम टाइम निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या होगा, कौन सा फैक्टर कितना इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आपने पास्ट में देखा होगा बहुत सारे हमने फोरकास्ट के वीडियोस भी डाले हैं। वी आर नेवर अफ्रेड ऑफ फोरकास्टिंग के क्या प्राइस रहेंगे, कि क्या नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, गलत रहे सही रहे, हम फोरकास्ट जरूर डालते हैं। तो अगर हमारे लास्ट 5-6 ईयर्स के आप देखेंगे तो वी आर नॉट ऑलवेज राइट, बट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम राइट्स, एंड द ओनली रीजन इज वी वर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, एंड दैट्स वाई जो प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे जो फोरकास्ट करने की प्राइजेस की या मार्केट की, इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज मतलब बेस्ट अमॉन्ग most of the people who are working on Yamuna Expressway. Still, हर एक आदमी ज्योतिषी नहीं होता, चीजें चेंज भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान्स चेंज हो जाते हैं, तो उसमें कभी कभार भी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो ये हमेशा रहता है। अब जो इसी क्वेश्चन को कवर करते हैं, मार्केट क्या नीचे चली जाएगी एयरपोर्ट लॉन्च के बाद? तो हमारा आंसर ये है कि जितनी हमें अवेयरनेस है, एयरपोर्ट में 6 रनवेज हैं, और एयरपोर्ट का काम इसमें हर 2-3 महीने 6 महीने के बाद इंक्रीज होता चला जाएगा। आफ्टर एवरी 3 months 6 months कुछ ना कुछ ऐड होगा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऐड होंगी। द एयरपोर्ट इज गोइंग टू स्टार्ट विद 75 फ्लाइट्स, 2 international flights, as I am aware of. There may be some variation, but down the line we expect that there will be 1000 flights per day. तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होंगे डाउन द लाइन, 2 years 3 years। ये इस एयरपोर्ट को लॉन्च होने के बाद ये कभी रुकेगा नहीं, आगे ही चलता रहेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? कमर्शियल एक्टिविटीज, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे लोग वहाँ भागेंगे, वहाँ पे शॉप ले लें, वहाँ पे ऑफिस स्पेस ले लें, वहाँ होटल के लिए लैंड मिल जाए, या कुछ और हम वहाँ पे काम कर सकें, या कोई अपना ऑफिस खोलें, ट्रैवल ऑफिसेज, टूर ट्रैवल ऑफिसेज, एयरलाइंस के ऑफिसेज, ग्राउंड स्टाफ। एक फ्लाइट के लिए कितना ग्राउंड स्टाफ चाहिए, कितने क्रूज मेंबर्स चाहिए, कितने जो उसमें फ्रंट विंडो, बैक विंडो और ऑपरेट करने के लिए कितने लोग चाहिए, और सिंपली इफ वी मल्टीप्लाई 1 फ्लाइट बाय 700 फ्लाइट्स तो कितना स्टाफ चाहिए। और अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, व्हेन ऑपरेशंस विल बी 24/7, 3 शिफ्ट होंगी वहाँ पे, और लोग आएंगे, हाईली पेड लोग काम करते हैं एयरपोर्ट पे। और जो हमेशा एक टेंडेंसी रहती है कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपने वर्क प्लेस के पास ही रहता है, तो जो जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज रहेंगे एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे प्राइस 100% अप्रिशिएट होंगे। हाईली पेड मैन पावर एयरपोर्ट पे काम करती है, हाउस कीपिंग वाले भी 20 to 30,000 की वहाँ पे सैलरीज होती हैं, और जो इंजीनियर्स होते हैं और जो क्रू मेंबर होते हैं दे आर हाईली पेड। पायलट्स हैं और जो एयर होस्टेस हैं, इनकी सैलरीज बहुत होती हैं। ग्राउंड स्टाफ में जो टेक्निकल हैं, ओवरऑलिंग करने वाले एयरक्राफ्ट के, इन सब लोगों की भी जो सैलरीज होती हैं, इनका जो पैकेज होता है वो काफ़ी होता है। इस वजह से आसपास जो अभी हमें जो दिखाई दे रहा है,
इसमें बहुत चेंज आने वाला है एयरपोर्ट लॉन्च होने के बाद। और लोग मेरे को कंपैरिजन कहते हैं, वहां पे भी एयरपोर्ट था, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। those comparisons are with domestic airport. Listen, this is international airport and those airport have only one runway. This airport is having 6 runways. इसमें कार्गो भी है, इसमें सारा कुछ है। और this is Delhi NCR's biggest, Asia's biggest airport और स्टेट ऑफ द आर्ट में बन रहा है। तो इसलिए इसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे ऐसे एयरपोर्ट से नहीं करने जा रहे हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो ये मेरा हो गया क्लियर कि एयरपोर्ट के बाद मार्केट डाउन नहीं रहेगी, लगातार चलती रहेगी। इट कुड स्टॉल फॉर सम टाइम बट इट विल गो अपवर्ड्स ऑलवेज। व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, शुड आई इन्वेस्ट नाउ? अब इसमें एक हमारे क्लाइंट ने बोला था कि मैं कुछ वेट करूं। मैंने कहा सर कितना वेट करना चाहते हैं, कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते और वेट करूं, बाद करूं? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अगले दिन ही मार्केट शूट अप करेगा, नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप बताओ कब मार्केट शूट अप करेगा। मैंने कहा सर कभी भी वो राइट टाइम आ सकता है। फरवरी के अगर मान लीजिए टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में गया, तो पीपल विल रश, देन यू विल नॉट गेट ऑप्शंस इन द मार्केट। तो आपको पता है कि अप्रैल में एयरपोर्ट लॉन्च हो रहा है, तो यू शुड नॉट बी वेटिंग भाई 1 हफ्ते का वेट करूं, फिर लोग कुछ और मैं 1 दिन का वेट करूं, 2 दिन का वेट करूं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट अब जानी है तो यू शुड बी लुकिंग फॉर द ऑप्शन एंड यू शुड बी फाइनलाइजिंग द डील। ये ज्यादा दिन शांति से नहीं बैठेगी, एकदम से मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब शेयर मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट पीक पे हो तब आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे इतना बेनिफिट नहीं है। कोई चीज आप कितनी सस्ती है, कितनी मंदी मार्केट में खरीदते हैं, उससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और फैक्टर्स ये सब कंसीडर कर लें, क्या साइज आपको देखना है वो आप कंसीडर कर लें। चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, शुड वी वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया। व्हाट विल बी द प्राइजेस आफ्टर एयरपोर्ट लॉन्च? देखिए ये मैं कवर कर चुका हूँ, 10 to 20%, इट कुड बी 30%, बट एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट द 10 to 20% विल बी द प्राइस हाइक। अगर कोई 2 करोड़ का 300 मीटर का प्लॉट है तो 220 का या 240 का वो हो जाना है 100% एयरपोर्ट लॉन्च के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं, व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर्स? एज आई सेड कि इस एयरपोर्ट में चीजें ऐड होती रहेंगी। तो एक फैक्टर ये है कि कितनी जल्दी चीजें ऐड होती हैं, कितनी जल्दी एयर ट्रैफिक बढ़ता है, और क्या हमारी सप्लाई रहती है, लैंड की क्या अवेलेबिलिटी रहती है। जिस अगर लैंड के और भी आगे पार्सल्स आते गए तो रेट थोड़ा स्टॉल्ड रहेंगे, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई रही तो आपके रेट्स बहुत अप्रिशिएटेड रहेंगे। और 1, 2, 3 जो एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है वहां पे जो प्राइसेस है 100% जो जेवर एयरपोर्ट के पास है, न्यू कॉलोनी है, न्यू एरिया है। हमने पास्ट में देखा है न्यू गुड़गांवा, ओल्ड गुड़गांवा, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली। सिमिलरली आने वाले टाइम में हमको जो ग्रेटर नोएडा है, इट विल सरपास डेफिनेटली नोएडा, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। और जो जेवर एयरपोर्ट है इट विल सरपास ग्रेटर नोएडा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा शहर है, प्लानिंग इसकी माइक्रो लेवल पे है सारी, मतलब ऑलरेडी प्लान्ड है, सीवर प्लान्ड है, ग्रीन सिटी है, बड़े साइज के प्लॉट हैं, चौड़ी सड़कें हैं। 9 मीटर होती थी नोएडा में, यहाँ पे 12 मीटर मिनिमम है। अच्छे ऑप्शंस हैं, 18 मीटर के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके 24 मीटर के हैं, 45 मीटर के हैं। आज जो ऑप्शंस आपको नहीं मिलते नोएडा में या करोड़ों में मिलते हैं, वो आपको इजीली अच्छे प्राइस में यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पर मिल जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत कुछ है, मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचें तो यहाँ पे बहुत कुछ है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, अगर हाँ इसी क्वेश्चन को मैं कवर करता हूँ। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, देखिए जैसा अगर हम फोरकास्ट देखना चाहें तो ट्रेंड से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर ट्रेंड में देखें तो 2020 से लेके अब तक जो 40 लाख का प्लॉट था वो प्लॉट आज 2 करोड़ का गया, 5 टाइम्स इट हैज इंक्रीज। फ्यूचर में जब इंक्रीज इतना हो गया, मेरे को नहीं लगता 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बस 2 से 3 गुना 4-5 साल में आराम से है। इतनी जल्दी आप रिटर्न्स और कहीं जगह अगर आपको लगे कंपेयर करें तो ठीक है, बट यमुना एक्सप्रेसवे में बेसिक रीजन क्या है, देयर आर मेजर प्रोजेक्ट्स। कहीं पे भी एप्रिसिएशन होता है, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे गुड़गांवा हो, चाहे आसपास की हम नजरों में देखते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं मेजर हाईवे निकल रहा है तो वो भी एक मेजर प्रोजेक्ट में आता है, उसके आसपास के लैंड के प्राइस बढ़ जाते हैं। कहीं पे कोई फैक्ट्री आ रही है बहुत बड़ी तो वहां पे प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे,
बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं 1-1 लाख स्क्वायर मीटर में। तो फ्यूचर इज वेरी गुड फॉर यमुना एक्सप्रेस वे। तो प्राइसेस उसी हिसाब से अप्रिशिएट हो जाएंगे 2-3-4-5 साल बाद। एक है आई वॉन्ट टू डू ट्रेडिंग, कैन आई डू दैट? यस यू कैन डू दैट, बट यू शुड बी प्रोफेशनल, रियल एस्टेट प्रोफेशनल। ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए कि यू बाय समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू मस्ट हैव कॉन्टैक्ट्स। आपके ब्रोकर नेटवर्क्स में आपके इन्वेस्टर्स होने चाहिए। यू कैन बाय क्विकली एंड यू कैन सेल क्विकली। इफ यू डोंट हैव लाइक द बायर्स एंड द सेलर्स, देन you can't trade, you will lose your एडवांस मनी। 10% 20% आपको जो एडवांस में देना यू विल लूज। इसलिए इट्स अ रिस्क। ट्रेडिंग के चक्कर में आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो ट्रेडिंग, इफ यू हैव लाइक अ गुड ग्रुप, यू कैन एसोसिएट विद दैट ग्रुप, दे कैन इन्वेस्ट योर मनी अलॉन्ग विद देमसेल्व्स, दे कैन बाय, दे कैन सेल। तो उनके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड एनीवन। अगर आपके पास पूरी पेमेंट हो, आप 2-3 महीने की ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं उसमें लगा दूं, इसमें लगा दूं, और मैं पूरी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं बेच दूंगा। आई थिंक यू शुड कैलकुलेट हाई। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो उसमें हाई रिस्क होगा। आप बैलेंस कीजिए कि थोड़ा सा है रिस्क कम लें। उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप अनरजिस्टर्ड में डील कीजिए। अनरजिस्टर्ड में जो ट्रांजैक्शनल प्राइस होता है वो केवल ट्रांसफर चार्जेस होता है। तो ट्रांसफर चार्जेस मैं बात कर रहा हूँ 300 स्क्वायर मीटर के जो 2009 के हैं, उसमें आप अगर प्लॉट ले भी लेते हैं तो ट्रांजैक्शनल अमाउंट अनरजिस्टर्ड का केवल जो 2.5 लाख है जो ट्रांसफर चार्जेस है। अगर आप रजिस्टर्ड लेते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शनल ट्रांसफर चार्जेस तो लगेंगे ही 2.5 लाख, उसके अलावा आपका 7-8 लाख रुपए और लीज रेंट वगैरह भी और है, रजिस्ट्री का अमाउंट और भी है, वो लग जाता है। तो आपका टोटल जो है लगभग 10 लाख रुपए के करीब खर्चा हो जाता है। तो वो ट्रांजेक्शनल अमाउंट इज अ हैवी कॉस्ट। जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, आपने 2 करोड़ की चीज ली है तो उसमें आपने 10 लाख रुपए और लगाया, तो वो आपको 2-10 की पड़ी है। अब जो 2 करोड़ की चीज 2-10 में बिकेगी, 2 महीने 3 महीने बाद जब 2-10 का प्राइस आएगा तब बिकेगी, उसके बाद आपका एप्रिसिएशन होगा। वहीं अनरजिस्टर्ड में 2.5 लाख का है, विच इज अ स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू 10 लाख। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन था कि व्हाई आई शुड गो इन रजिस्टर्ड। देखो रजिस्टर्ड का तो सभी को पता है, हर आदमी वांट टू बाय अ सेफर सेफर प्रॉपर्टी, मतलब नीट क्लीन। ये है रजिस्ट्री होने के बाद प्रॉपर्टी बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। और पहला रीजन ये है रजिस्टर्ड का। दूसरा रीजन ये है कि लोग बनाना चाहते हैं, अपने एंड यूज के लिए लेना चाहते हैं, और बड़े लेवल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं। थोड़ा सा जो इन्वेस्टर होता है वो कंप्लीशन में अपनी कॉस्ट नहीं खर्च करना चाहता, इसलिए वो अनरजिस्टर्ड लेता है। दोनों की एडवांटेज है, अनरजिस्टर्ड की भी रजिस्टर्ड की। लेकिन अनरजिस्टर्ड वो वाले बिल्कुल ना लें जिनमें ट्रांसफर नहीं होता है, जो जीपीए एग्रीमेंट टू सेल पे मिलते हैं, उन वाले अनरजिस्टर्ड में बिल्कुल ना जाएं। वी डोंट रिकमेंड एंड वी डोंट डू। तो हम केवल रजिस्टर्ड प्लॉट्स में ही डील करते हैं। एक है एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई आई शुड नॉट बाय 7% प्लॉट्स, अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। तो इसमें देखिए 7% में एक तो आपको ये समझना होगा कि नोएडा में भी जो 7% है उसमें एक बेनिफिट रहता है कि कुछ आप कमर्शियल यूसेज कर सकते हैं, सेमी कमर्शियल कर सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा उसके अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि जेंट्री किसानों के प्लॉट होते हैं। अब कितना भी कर लो 50% किसान जो उसमें बेच के नहीं जाएंगे। नोएडा में भी बहुत सारे जो 7% के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कोठियां हैं लेकिन बराबर में दूध की डेयरी भी है। तो एक मिक्स एनवायरनमेंट रहता है। जो फार्मर वाली कैटेगरी है, कुछ फार्मर्स होते हैं बिल्कुल डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए, वो अपने उसी लाइफ स्टाइल से रहेंगे। तो जेंट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। अनरजिस्टर्ड में वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो रजिस्ट्री है वो फर्स्ट पार्टी के नाम ही होगी। जीपीए पे आपका जो बीच बीच में पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं अथॉरिटी की, तो यू कांट रिलाई ऑन दैट, 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। प्राइस अप्रिशिएट होने के बाद तो चैलेंजेस आ ही जाते हैं, आपको पता है। और जो रजिस्ट्री, जब कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास रजिस्ट्री का लेटर आ गया है और मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, और होने वाली रजिस्ट्री किसान कोटे के प्लॉट्स में बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट्स की रिपोर्ट लगती है, तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स लगती हैं। तो इसलिए उस वाले में मत जाएं कि अभी रजिस्ट्री में करा दूंगा, मेरे पास लेटर आ गया, हो गया। सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट्स ही लें, रजिस्टर्ड अगर आपको किसान कोटे का लेना है। यमुना पे आई रिकमेंड जनरल प्लॉट्स, बिकॉज ऑलरेडी डिमांड बहुत है फार्मर कोटे के प्लॉट की यमुना के अंदर।
तो प्राइस एप्रिसिएशन बहुत है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, केवल एक ही सेक्टर 25 है वहाँ पे रजिस्टर्ड है, कुछ और पार्ट में रजिस्टर्ड है, इसलिए यमुना पे आप जनरल में जाएं। अब रजिस्टर्ड प्लॉट जो आपको मिल रहा है वो बड़े साइज में मिल रहा है, छोटे में मिल नहीं रहा है, 120, 100, 150 में नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है आपको 300, 400, 500, और जनरल, और उसका रेट भी 55-60 हज़ार है, वहीं पे जनरल प्लॉट का भी 60-65 हज़ार है अनरजिस्टर्ड का। तो वाई यू आर गोइंग इन 7%, मतलब हम भी बेचते हैं, हम भी 7% रजिस्टर्ड में करते हैं, बट वी रिकमेंड के आप जो जनरल लें अथॉरिटी के, वंस देयर विल बी सप्लाई फॉर फार्मर कोटा प्लॉट्स, देन देयर विल, यू कैन सी द डिफरेंस। जो ये वाले प्लॉट हैं जनरल के सेक्टर के, दे विल अप्रिशिएट। एक और मैं आपका ये सवाल कवर करता हूँ, विच इज़ बेस्ट सेक्टर पॉकेट, इसके ऊपर हमने कई बार काफ़ी वीडियो बनाया है। तो आज की डेट में कुछ पॉकेट्स और ऐड हो गए हैं, सेक्टर्स ऐड हो गए हैं, 16 सेक्टर ऐड हो गया है, 17C, बट स्टिल सेक्टर 18 and 20 आर द बेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिटी इज ऑन द लेफ्ट साइड, it is mostly developed, it is a new sector, new colony, and roads are wide, you see lot of development, लगभग 15-20,000 इसके करीब इसमें प्लॉट्स हैं। तो ये वाला जो है बेस्ट सेक्टर है, इसमें भी पॉकेट्स हैं, डेवलप पॉकेट्स हैं, दे आर द बेस्ट, लाइक आई और जे पॉकेट है, ये है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट साइज टू बाय, और इस क्वेश्चन के साथ ही मैं एक क्वेश्चन और कवर कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट में लिखा है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय 300 और 500 स्क्वायर मीटर। देखिए मैं हमेशा दो प्लॉट साइज के लिए पिच करता हूँ लोगों को, 300 स्क्वायर मीटर और 500 स्क्वायर मीटर, और उनका लॉजिक है, जो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है उसमें इन्वेंट्रीज काफ़ी हैं और यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। आज की डेट में अगर आप कुछ बाय करते हैं तो यू हैव ऑप्शंस टू परचेज कॉर्नर, पार्क फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट, वाइड रोड, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन कंपेयर प्राइस, 14-15 हज़ार प्लॉट में से अगर 1% भी आता है तो 150 प्लॉट मार्केट में आ गए हैं। और इन 300 स्क्वायर मीटर यू सी लॉट ऑफ इन्वेंट्री, हर एक जो ब्रोकर है ही कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ 8 to 10 प्लॉट्स, सो देयर यू कैन चूज बेस्ट ऑप्शंस। इन अदर लाइक 120 या 500 या 1000, यू डोंट, आपको एक दो ऑप्शन मिलता है, अब आपकी मजबूरी हो, आपको लेना है तो उसी में से लेंगे, बाकी और आप ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए। एंड आई ऑलवेज पिच फॉर 300 स्क्वायर मीटर एंड 500। व्हाट इज द रीजन फॉर गोइंग फॉर 500? सिंस बिगनिंग, जब ये फिल्म सिटी का हुआ था तब का मेरा एक वीडियो है 500 स्क्वायर मीटर में, वेयर आई एम सजेस्टिंग कि भाई 500 ही लेना चाहिए उस टाइम पे। आज 500 का जो प्राइस काफी अप्रिशिएट हो गया है। रीजन 500 का क्या है, देखिए यहाँ पे ये समझना होगा कि सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही हैं, और ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी क्वालिटी है। जो 300 स्क्वायर मीटर में मिनिमम रोड साइज 12 है, 500 में मिनिमम रोड साइज यहाँ पे 18 मीटर है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है कि जो डेंसिटी है 500 में कम है, यू विल सी 5 पॉकेट है हमारे पास, लाइक आर, एस, टी, यू एंड क्यू, यू विल सी लॉट ऑफ वाइड रोड्स, 45 मीटर एंड 60 मीटर रोड अराउंड द 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स। उसके बाद जब फिल्म सिटी का लॉन्च हुआ तो जस्ट अपोजिट में हमारी फिल्म सिटी आ गई। इट इज नियर एयरपोर्ट, जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं रेजिडेंशियल के, 500 स्क्वायर मीटर आर द वन हु आर नियरेस्ट एयरपोर्ट, सबसे लास्ट में पड़ते हैं, नियरेस्ट टू यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के नज़दीक में 500 स्क्वायर मीटर, तो लोकेशन बेस्ट हो गई, वाइड रोड हो गई। और 500 स्क्वायर मीटर के जो बड़े घर में रहना चाहते हैं, अब 500 स्क्वायर मीटर का अगर आप नोएडा में लोगे तो आपका 15 करोड़ का प्लॉट है। वहीं यमुना में चले जाओगे, थोड़ी तो पॉश एरिया, थोड़े दिनों में ये भी नोएडा जैसा बन जाएगा, यहाँ पे वही प्लॉट आपको 4 करोड़ का पड़ रहा है आज की डेट में। तो डिफरेंस इतना, मतलब 15 करोड़ कहाँ 4 करोड़, और यू मतलब जस्ट यू हैव टू वेट 3-4 ईयर्स, तो ये भी एप्रिसिएशन ही है एक तरह से। तो 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स पे आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस एंड आई वाज स्ट्रांगली सजेस्टिंग कि 500 स्क्वायर मीटर जैसी डील होगी नहीं। अब जैसे फिल्म सिटी का भी काफी एडवांस लेवल पे चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी 500 स्क्वायर मीटर वाले बेस्ट प्लॉट हैं। बट अगेन इट कम्स टू बजट, इंडिविजुअल बजट, कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट फॉर एग्जांपल इतना नहीं है, देन यू हैव लिमिटेड ऑप्शंस। कुछ लोग हैं जो 300 भी नहीं ले सकते, दे कैन गो फॉर 120 और 162 और लाइक 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट, तो इट्स अप टू इंडिविजुअल। एक और क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ कि शुड आई वेट फॉर नेक्स्ट स्कीम एंड व्हाट साइज आई शुड अप्लाई। तो देखिए मैं कम से कम बहुत सारे, ये तो सभी को अवेयरनेस है कि 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं 300 प्लॉटों के लिए, तो प्रोबेबिलिटी
जब एक आदमी अप्लाई करता है तो उसका आधा, अरे मेरा भी निकल जाएगा क्योंकि उसका निकल गया, इसका निकल गया, मेरा भी निकल सकता है, तो 50-50 में रहता है। प्रोबेबिलिटी उसको लगता है मेरा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो प्रोबेबिलिटी जो उसके माइंड की होती है, हर एक आदमी की 50-50 होती है, मोटी मोटी। मैथमेटिकली अगर वो प्रोबेबिलिटी निकालो, आप डिवाइड करो 2 लाख डिवाइडेड बाय 300, जितने भी एप्लीकेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। इट विल बी 0.002% और या समथिंग लाइक दिस। तो 0.0002% अगर आपका प्लॉट निकला, यू आर द लकीएस्ट पर्सन। और मैं जानता हूँ 4-5 साल से बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स के मैंने इतने अप्लाई किए, उस बार हर भी स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा, इक्का दुक्का मेरे को फोन करता, हाँ मेरा निकला है, ठीक है मानता हूँ। 99% पीपल दे आर अप्लाइंग फॉर पास्ट 4 ईयर्स, उनका नहीं निकला है। अब कुछ लोग ये स्कीम के चक्कर में ही अपना वक्त निकलता जा रहा है उनका, वो डिसीजन नहीं ले पाए, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि भाई ठीक है, लॉटरी है, किसी की भी हो सकती है। अगर आप उस एंगल से सोचेंगे देन मैं कहता हूं कि हाँ अप्लाई जरूर करना चाहिए, नो हार्म। लेकिन आपके अपने डिसीजन 10% में अप्लाई कर, अगर निकल गया तो फैंटास्टिक। तो मैं कभी लोगों को ये नहीं कहता कि स्कीम में अप्लाई मत करो, मैं कहता हूँ सर अप्लाई करना चाहिए, निकल आए तो बेस्ट है, बट आप अपने जो प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट उनको मत रोको। अगर आपको लेना है यहाँ पे प्लॉट तो यू शुड गो फॉर रीसेल। स्कीम का एक ऑप्शन रखो कि भाई जरूरी नहीं है, आप उससे बिल्कुल मैथमेटिकली चलो, साइंटिफिकली चलो, निकल आया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मैं अपने रास्ते में चल रहा हूं, मुझे स्कीम की डिपेंडेंसी नहीं है। वो लोग बिल्कुल गलत हैं, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन स्कीम। स्कीम तो एक वैसा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ छोटा सा अमाउंट लगा दिया, अगर निकल गया तो लॉटरी है, आई कैन यूटिलाइज दोज प्लॉट्स, यूटिलाइज दोज फंड्स। तो मेरा वो है व्हाट साइज, जब एक स्कीम निकलती है, हर एक स्कीम निकलती है, उसमें आपको करना है लार्जर इज द बेटर, और फिर नंबर ऑफ प्लॉट्स उसके ऊपर। थोड़ा बहुत एप्लीकेंट भी चेंज होते रहते हैं, जैसे काफी स्कीम्स में 120 स्क्वायर मीटर में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट आ रहे थे और नंबर ऑफ प्लॉट्स कम थे, तो वहां पे आपको 162 या 200 में जाना चाहिए। लार्जर में क्या होता है कि क्योंकि जो इनिशियल अमाउंट होता है, एडवांस जो होता है 10%, वो ज्यादा होता है, तो वहां पे लोग बहुत फिल्टर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बड़े साइज में ज्यादा है, पर कई बार क्या होता है कि लोग भी इस लॉजिक को समझ गए हैं, तो अभी थोड़ा मिक्स होने लगा है, लेकिन फिर भी स्टिल जो है, जब जैसी स्कीम आएगी उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या है। तो अब आता है व्हाट आर द रीसेल प्राइस, आज के रीसेल प्राइस, ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। एक और क्वेश्चन कवर कर लेता हूं, वाई प्राइजेस फॉर 300, 500, 1000, 2000 एंड 4000 स्क्वायर मीटर आर सेम ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। द रीजन इज on Yamuna Expressway, it's basically because of demand and supply. Everyone knows that these are the main logics. कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। इन 300 स्क्वायर मीटर इज द मतलब ऑप्टिमम साइज, बेस्ट साइज। छोटा साइज रहता था, अभी तो कॉस्ट बढ़ गई है, फिर भी वी हैव 14-15,000 प्लॉट्स इन 300 स्क्वायर मीटर। लेकिन जब हम अगर साइज 500 के प्लॉट, 500 स्क्वायर मीटर के भी इतने ही प्लॉट होते तो प्राइस रिड्यूस होता। लेकिन 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट 300 से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट तो मैंने सेम बोला है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। 65,000 रुपए से आपका 300 का स्टार्ट हो जाता है, 195 का है आज की डेट में, हम जनवरी के लास्ट में बैठे हुए हैं। अब जो 300 स्क्वायर मीटर का से कंपेयर करेंगे 500 का, तो 500 का लगभग 70,000 रुपए, 75,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का है। रीजन क्या है कि 300 वाले 14,000 प्लॉट हैं और 500 वाले केवल 2350, तो एकदम 1/5 से भी ज्यादा जो है सप्लाई वो इम्पैक्ट हो गई है। जब सप्लाई कम हुई और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है, अगर सेम रहते 300 भी 12 मीटर रोड पे है, 500 भी बेटर 12 मीटर रोड, तो 500 का प्राइस कम रहता, नंबर ऑफ प्लॉट सेम रहते तो कम रहते। नंबर ऑफ प्लॉट्स एकदम रिड्यूस हो गए हैं, 1/5 से भी कम हो गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है। और ठीक एंड यूजर आपको बिलीव नहीं करेंगे, 300 से ज्यादा 500 में बैठा हुआ है। 500 में इन्वेस्टर कम है, 300 में इन्वेस्टर ज्यादा है, तो इसलिए 500 का प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट सेम है। सिमिलरली 1000 स्क्वायर मीटर में है, जो 1000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं, दे आर अराउंड 850 प्लॉट्स, देयर आर ओनली 3 ब्लॉक सी डी एंड ई। तो ये जो 1000 स्क्वायर मीटर के ब्लॉक्स हैं, तो इनके अंदर फिर आपका वही आ जाता है कि भाई रेट कम नहीं हो रहा। जो 500 मीटर का है वो लगभग 75,000 का है, तो 1000 मीटर का 65-70,000 का पर स्क्वायर मीटर है। सिमिलरली जब हम 2000 में जाते हैं, ओनली 300 प्लॉट्स, एक ही पॉकेट है, बी फॉर बॉम्बे, तो उसके अंदर भी सेम है कि भाई थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। 1000 मीटर के पास ही पे उसका 60-65,000 का प्राइस है। सिमिलरली 4000 स्क्वायर मीटर में 130 प्लॉट हैं केवल, एक ही पॉकेट है, ए पॉकेट, तो दैट्स द रीजन।
तो और एक लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा कि व्हाट आर द प्राइस, मैंने बता दिया आपको, तो 300 स्क्वायर मीटर के प्राइस बता दिए। और अगर हम छोटे साइज में हैं तो 162 मीटर का आज की डेट में लगभग 1.5 करोड़ का प्राइस है, 120 मीटर का लगभग 1 करोड़ 20 लाख का है। 120 मीटर में एक चीज और है कि अब हमारे पास इन्वेंट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जो था डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई लिमिटेड थी, केवल 22D था। आज 22D के अलावा 18 हो गया है, 22D 18 हो गया है, 17C हो गया है, 16 में भी रजिस्ट्रियां हो गई हैं, खुल गई हैं। धीरे धीरे इसमें 120 मीटर में सब जो है सप्लाई आ रही है। तो अब इसमें जो सेक्टर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा प्राइस हैं वो 18 और 22D के अंदर हैं। 17C में थोड़े से कम है, और फिर उसके बाद जो 16 में है उसमें थोड़े से और कम है। थोड़ा सा सेक्टर 18 से लगता हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो इसलिए अभी प्राइस कम है। इनिशियल नया सेक्टर है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसके प्राइस भी ठीक हो जाएंगे। वहीं पे जब हम 90 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर में आते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा है, लाख रुपए से ज्यादा का रेट है। 90 स्क्वायर मीटर लगभग 1 करोड़ 95 लाख से 1 करोड़ के बीच में आता है, जो लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा होता है। वहीं जो 60 स्क्वायर मीटर है वो लगभग 75 लाख टू 80 लाख के करीब आता है, वो लगभग 110 120 के करीब आ जाता है। तो ये सारे प्राइस थे। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में भी जो रिलेवेंट कमेंट है उनके हम आंसर देते हैं। तो जो अननेसेसरी क्वेश्चंस या रिपीटेटिव क्वेश्चन बिना वीडियो देखे जाते हैं तो उनका फिर हम इग्नोर करते हैं, ज़्यादा आंसर नहीं देते हैं। और आप रीसेल के लिए दिए गए नंबर्स पे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फीडबैक दे दीजिएगा कैसा लगा। और इसी के साथ ही नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।